जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? होमवर्क दिया था, देना। टमाटर ये थोड़ा ना दिया होगा। कंडक्टिविटी वाला होमवर्क दिखा रहा आप मेरे को। एक ये दिया था और ये वाला। एक बीआर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, है ना? ठीक है, एक बार देख लो। सॉरी, रिएक्शन लिख दूं डायरेक्ट, है ना? इसके बारे में मैंने समझा तो दिया था आपको, है ना? अब क्या करते हैं, एनोड पे लिखते हैं रिएक्शन। एनोड पे क्या था? बीआर था। अब बीआर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? Br2 का या Br माइनस का? Br माइनस का। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसके सामने क्या लिखूंगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा। तब आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -1.09 वोल्ट। आपने गलती कर दी, वरना पूरा क्वेश्चन सही है आपका। -1.09 वोल्ट। आप क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है Br2 से Br माइनस जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको। और वो कितना गिवन है? 1.09। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? H+ का होगा। तो ये हो जाएगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। ऐड कर लो दोनों रिएक्शन को। दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो सेल रिएक्शन आएगी। अब सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2H+ + 2 Br माइनस गिव्स Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। और सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -1.09 वोल्ट। अब समझ में आ रहा होगा यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर टारगेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या करें, इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगा दें। नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन क्या लूं? 2 लॉग Br2 की पावर 1, Br2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय Br माइनस की पावर 2 इंटू H+ की पावर 2। ये समझ में आ गया होगा। पावर में 2 इसलिए लगाया क्योंकि इनके क्या है? ये रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो Br2 तो क्या है? लिक्विड है, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1। H2 का आपको प्रेशर दे रखा है 1, ठीक है। Br माइनस इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻2 की पावर क्या हो जाएगा? 2। H+ का भी कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻2 की पावर क्या हो जाएगा? 2। बस सॉल्व कर लो। 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻⁻8, ऊपर जाएगा 10⁻8। और ये अपन ने अभी निकाला -1.09। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू -1.09 - 0.03 log 10⁻8। 8 आगे आ जाएगा, 8 3 से क्या होगा? 24। तो ये हो जाएगा -1.09
0.24, ये हो जाएगा -1.33 वोल्ट। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अपन डायरेक्टली भी बता सकते हैं आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था या नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, बी आर ऊपर या नीचे? नीचे। अगर बी आर नीचे तो ये करेगी क्या, रिडक्शन करेगी या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन करेगी, पर क्वेश्चन में इसको करवाया जा रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ऊपर या नीचे? अगर हाइड्रोजन ऊपर तो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। और क्वेश्चन में करा रहे हैं रिडक्शन, मतलब जो करना चाहते हैं वो करवा नहीं रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ रही है? C4H10 plus 13/2O2 gives 4CO2 plus 5H2O। E नॉट आपको दे रखा है 1.2 वोल्ट। अब इधर देखो, E नॉट सेल आपको गिवन है, ठीक है। अब यहां पर दिखाई दे रहा है ये क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बोल रहा है कि सेल पोटेंशियल गिवन है, रिएक्शन के सामने ही सेमीकोलन लगाकर सेल का पोटेंशियल दे रहा है, मतलब सेल का पोटेंशियल दे रखा है, मतलब ये क्या होगी, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब अपन को यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ पता है 96500, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, कहीं से भी एन निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। अब एन कैसे निकालेंगे, एन होता क्या है, यहां पर ये सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन में अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कोई यहां पर स्पीशीज ऐसी होंगी जो क्या करेंगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगी, और दूसरी स्पीशीज ऐसी होगी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आती है? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, तो अपन कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए होंगे उतने ही क्या हो गए होंगे, गेन हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, ये आपने कैलकुलेट करना सीखा था रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है। और उसे ही अपन वहां पर क्या बोलते थे, वैलेंसी फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे, वैलेंसी फैक्टर बोलते थे। देखो वहां निकालने के तरीके पता है सबके अलग अलग होते हैं, है ना। आपको आता होगा निकालना। अच्छा एन कितना निकाला, 26, बिल्कुल सही आंसर है ना। एन निकालने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मेरे को जैसा तरीका आता है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे इसका एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एन निकालते वक्त अपन कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें है ना दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो फॉर्मूला अपने सामने रहेगा ना तो कभी भी कोई चीज मिस नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रखा है। फॉर्मूला क्या बना रखा है, एन इज इक्वल टू जेड इंटू मॉड्यूलस में एक्स माइनस वाई। अब ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसे अपन वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपन ने पढ़ा होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये z क्या है, z होता है यहां पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन रिएक्टेंट साइड। और यहां पर ये मॉड्यूलस में x माइनस वाई क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ठीक है। इसको समझेंगे अपन। देखो ये सबसे पहले ये समझ में आएगा कि यार ये जो फॉर्मूला है ये है z मॉड्यूलस में x माइनस वाई। मॉड्यूलस का मतलब आपको पता होगा, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव बनकर बाहर निकलेगी। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, पर अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव बनकर बाहर निकलेगी। अब यहां पर जब मैंने इनको डिफाइन करा तो सबसे पहले दिमाग में एक डाउट आ रहा है, ये इफेक्टिव एटम क्या होता है। इफेक्टिव एटम वो एटम होता है जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। अगर इस रिएक्शन में देखूं तो एक स्पीशीज ऐसी होंगी जो क्या कर रही होंगी, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रही होंगी, और एक स्पीशीज ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होंगी, गेन कर रही होंगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है,
है ना। साथ ही साथ अगर ऐसे देखो तो ऑक्सीजन का भी चेंज हो रहा है, मतलब एक इनमें से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और एक क्या कर रहा होगा, लॉस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब किसी से भी n की वैल्यू निकाल लो, दोनों से क्या आएगी, बराबर ही आएगी, क्योंकि जितने लॉस्ट हुए हैं उतने क्या होंगे, गेन होंगे, और उतने क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कार्बन की। तो यहां पर मेरे लिए इफेक्टिव एटम क्या हो जाएगा, कार्बन, क्योंकि मैंने कार्बन सेलेक्ट कर लिया, इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपको ऑक्सीजन से करना है, ऑक्सीजन से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1, ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 10, तो हाइड्रोजन के कारण +10 हो गया, तो कार्बन के कारण कितना होगा, -10, है ना, कार्बन के कारण कितना होगा, -10। अब कार्बन कितने हैं, 4, तो एक कार्बन पे कितना होगा, -2.5, एक कार्बन पे कितना हो जाएगा, -2.5। ठीक है, अब यहां पर कार्बन की बात करें तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, ऐसे दो है मतलब -4, तो ऑक्सीजन के कारण टोटल कितना हो गया, -4, तो कार्बन के कारण कितना होगा, +4, तो कार्बन पे आ गया +4। ऐसे ही निकालते थे ना अपन। हाँ, अब यहां पर देखो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, n इज इक्वल टू z नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, 4, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इफेक्टिव एटम। अब यहां पर चेंज कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -2.5, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6.5, और ये आ जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, -2.5 -4, तो -6.5, जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस बन के निकलेगी। ये बात समझ में आ रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ पर, 26 इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -26 इंटू 96500 इंटू 1.2। ये कितना आ रहा था, -3010.8। ये तो हो गया ये जूल में, आपने निकाला होगा 0.8 करके, मतलब किलो जूल में निकाला होगा, तो ये हो जाएगा -3010.8 किलो जूल, क्योंकि क्वेश्चन में निकालना किस में था, किलो जूल में निकालना था। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। Z बता रहा है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन रिएक्टेंट साइड। यहां पर अपन ने चेंज किसका कैलकुलेट करा, कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कैलकुलेट करा है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटम हो जाएगा। अब रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 हो गया। हाँ, ये इसलिए रिएक्शन लिख के करा है क्योंकि नॉन मेटल ही है। ट्रिक अपन ने मेटल के लिए बनाई थी। कॉपी देना मेरे को। मेरे को याद दिलाना, मुझे होमवर्क देना है आज, है ना। एक काम करो, लिख ही लो आप होमवर्क। BB1 2 बना लेना, सॉरी BB2 बना लेना, BB2 कंप्लीट बना देना आप। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19 टू 29, 19 टू 29, 42 टू 61, 19 टू 29, 42 टू 61। एक्सरसाइज नंबर 2, 15, 9 टू 11,
1 5 9 2 11 मतलब 9 10 11 16 17 21 24 26 to 29 21 24 26 to 29 34 exercise number 3 6 8 to 13 8 to 13 17 19 20 22 17 19 20 22 17 19 20 22 42 to 61 42 to 61 क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं PbI2 plus 2 electrons gives Pb solid plus 2I minus E नॉट है इसका माइनस 0.365 वोल्ट Pb plus 2 electrons gives Pb solid इसका E नॉट है माइनस 0.126 वोल्ट कैलकुलेट KSP of PbI2 कैलकुलेट KSP of PbI2 अब इधर देखो इसको मैं बताऊंगा मुझे एक बात बताओ KSP का मतलब क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपन निकालते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए है ना और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑलवेज क्या अटेन करता है इक्विलिब्रियम मतलब अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ये बात समझ में आ रही है निकालना क्या है मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ई सेल 0 या ई नॉट सेल 0 ई सेल 0 ठीक है साथ ही साथ मुझे एक और चीज पता करनी है यहां पर एन की वैल्यू देख के बता सकते हो भले कुछ समझ में नहीं आ रहा हो पर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी है ना अब अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है ई नॉट सेल क्या निकालना है ई नॉट सेल आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा ठीक है अच्छा अब इधर देखना केएसपी किसका निकालना है PbI2 का मुझे बता सकते हो PbI2 की रिएक्शन क्या लिखूंगा PbI2 गिव्स Pb +2 प्लस 2I माइनस ये चीज समझ में आती है ना अच्छा ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना मतलब यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगी मुझे एक बात बताओ इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं ये आ जाए हाँ ऊपर वाली को ऐसे रहने दूं और नीचे वाली को पलट दूं अच्छा मुझे एक बात बताओ यहां पर ये दोनों क्या कर रही हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रही है ना अब ये भी रिडक्शन कर रही है ये भी रिडक्शन कर रही है मतलब इनके सामने कौन से पोटेंशियल होंगे रिडक्शन पोटेंशियल अपन को तो बस एक चीज पता करनी है अपन को यहां पर ये देखकर ये पता लगाना है इन दोनों में से कौन करेगा रिडक्शन और कौन करेगा ऑक्सीडेशन ये बात समझ में आती है अब एक चीज समझ में आ रही है कि इन दोनों की मदद से ये बनाना है मतलब PbI2 को हमेशा क्या रखना है रिएक्टेंट साइड पे रखना है अब रिएक्टेंट साइड पे रखने के लिए मैं कह सकता हूं इसको रिएक्टेंट साइड पे होना पड़ेगा और अगर ये रिएक्टेंट साइड रहेगी मतलब ये क्या करेगी रिडक्शन करेगी ये क्या करेगी ऑलवेज रिडक्शन करेगी तो इसके सामने ये क्या करेगी ऑक्सीडेशन ये बात समझ में आ रही है मतलब मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन का तो क्या होगा इसका होगा रिडक्शन और रिडक्शन कहां पर होता है एनोड पे या कैथोड पे और इसका क्या होगा इसका होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है एनोड पे
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब निकालना क्या था मुझे, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। ये राइट पे होगा लेफ्ट में होगा, ये कहां पर होगा, इसका एसआरपी माइनस इसका एसआरपी, ई नॉट आ जाएगा। क्या रिएक्शन को रीअरेंज करके लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। अब एक और तरीका सुनो, जिसका भी केएसपी निकालना होता है, केएसपी यहां पर मुझे किसका निकालना है, पीबीआई2 का निकालना है। केएसपी मुझे किसका निकालना है, पीबीआई2 का। मतलब पीबीआई2 ऑलवेज रिएक्टेंट साइड रहेगा। मतलब कह सकता हूं जिसका भी केएसपी निकालना है वो ऑलवेज कहां रहेगा, रिएक्टेंट साइड। अगर मुझे एजीसीएल का केएसपी निकालना होता तो एजीसीएल की रिएक्शन लिखने के लिए एजीसीएल को रिएक्टेंट साइड लेना पड़ता। पीबीएसओ4 का केएसपी निकालना होता तो पीबीएसओ4 को रिएक्टेंट साइड लेना पड़ता। मतलब जिसका भी केएसपी निकालना है उसको हमेशा कहां रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस दिमाग लगाना है, जिसका केएसपी निकालेंगे उसको रिएक्टेंट साइड। अगर ये रिएक्टेंट साइड है, अगर ये रिएक्टेंट साइड है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसको रिएक्टेंट साइड लेकर आओ। अब आप खुद देखो, ये रिएक्टेंट साइड रहकर कर क्या रही है, रिडक्शन। मतलब ये तो फिक्स हो गया, ये रिडक्शन ही करेगी, तो इसके सामने दूसरी वाली ऑलवेज क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? मतलब मैं कह सकता हूं जिसका केएसपी निकालना है, उसको कहां रखना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है? अब अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना था, ई नॉट सेल निकालना था, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट। राइट पे कौन होगी, रिडक्शन यहां पर हो रहा है, राइट में कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है। अच्छा, इसका क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां पर रखना भी क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा माइनस 0.365 माइनस। लेफ्ट में कौन होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 0.126। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.365 माइनस माइनस प्लस 0.126। $0.239 ये आ जाएगा, 0.239 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया, क्या केस पे आ जाएगा, करो। हाँ, क्या क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वो तो दोनों ही कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो दोनों ही गेन कर रहे हैं, है ना। और दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो सेल तो बनेगा नहीं, तो एक से ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, एक से रिडक्शन कराना पड़ेगा। अब ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन कौन करेगी और रिडक्शन कौन करेगी। अब इन दोनों को कुछ इस तरीके से कुछ करना है इनके साथ ताकि ये बन जाए, है ना। तो आपने ही कहा था सर इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके ये क्या करने लग जाएगी, ऑक्सीडेशन, है ना। अब रिवर्स करोगे, फिर लिखोगे, फिर पोटेंशियल चेंज करोगे, इतना टाइम थोड़ी ना करना है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपन को। तो बस ये देखना है कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रही है, कौन सी रिएक्शन रिडक्शन करेगी। बस डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। तो यहां से मैं कह दूंगा एन की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। नर्स्ट इक्वेशन लगा लो, लग जाएगी नर्स्ट इक्वेशन। 10⁻⁻8 -8 है +8 है, ये देखना पड़ेगा। +8 आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स लेंगे अपन। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होगा या ई नॉट सेल, ई सेल 0 होगा, +8 आएगा। आपने ई नॉट सेल 0 ले लिया इसलिए माइनस आ रहा है।
इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। नर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले लें, डिवाइडेड बाय एन क्या हो जाएगा 2 लॉग के एस पी। यही तो होगा, है ना? अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाएगा 0, तो ई नॉट सेल की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, कितनी निकाली? -0.239, है ना? तो ये हो जाएगा 0.239 माइनस 0.03 लॉग के एस पी, 10⁻⁻8 आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अप्रोक्स ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं 0.24, है ना? इसको 0.24 ले सकता हूं क्योंकि 0.591 को अपन ने 0.06 ले लिया, है ना? तो ये हो जाएगा log KSP इज इक्वल्स टू माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय 0.03, ये हो गया 24/3, ये हो जाएगा -8। के की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻8, ये आंसर है। लिख लिया? एक क्वेश्चन और लिखेंगे। Which of the following half cell, which of the following half cell, which of the following half cell will give maximum cell potential, will give maximum cell potential? अब सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब मुझे यहां पर दो हाफ सेल का क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहां से ऑब्टेन होगा? बताइए। सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, मैक्सिमम कहां पे मिलेगा? कौन सी हाफ सेल को कंबाइन करूं, कौन सी दो हाफ सेल को कंबाइन करूं सेल पोटेंशियल मैक्सिमम आ जाए? क्या? सी एंड डी? ए और डी? यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा डेटा जम्बल्ड है, बहुत भयंकर तरीके से जम्बल्ड कर रखा है डेटा। देख लेते हैं एक बार। यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब ये क्या है? एसआरपी। यहां पर क्या हो रहा है? मतलब ये एसओपी है। और अगर इसका एसआरपी लिखें तो एसआरपी क्या हो जाएगा? -0.4 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका एसआरपी। यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या दे रखा है? एसआरपी। और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ये दे रखा है एसओपी। अगर इसका एसआरपी लिखूं तो एसआरपी क्या हो जाएगा? एसआरपी हो जाएगा 0.8 वोल्ट।
ठीक है, अब अगर मैक्सिमम सेल पोटेंशियल चाहिए तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड। ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम कब मिलेगी मुझे बताओ। अच्छा, यहां पर कौन सी वैल्यूज रखूंगा, एसआरपी या एसओपी? एसआरपी। अब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये क्या हो, ज्यादा, और ये क्या हो, कम। और लॉजिकली सोचो, अगर सेल पोटेंशियल ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कहां पर मिलेगा? जब अपन एक मेटल तो ले ऊपर ऊपर वाली और दूसरी मेटल ले नीचे नीचे वाली, तो जितना इनके बीच में गैप होगा उतना ज्यादा सेल पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप देखो, एसआरपी कैथोड का सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा? नीचे नीचे मिलेगा, तो ये कहां की होगी? नीचे नीचे वाली होगी। एसआरपी सबसे कम एसआरपी का मिलेगा, ऊपर मिलेगा, मतलब ये कहां पर होगी? ऊपर वाली होगी। बात समझ में आ रही है? अब आप देख लो, एसआरपी सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? सबसे ज्यादा एसआरपी है 0.8 डी, और सबसे कम एसआरपी है -0.6। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलेगा? 1.4 वोल्ट। क्लियर है बात सभी को, है ना? तो क्या कह सकता हूं मैं, कंबाइनिंग A and D we get maximum potential। और याद करो, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 34 ऐसा ही है। हेडिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल लिख लिया? कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है? अगर नाम से कुछ ऐसे समझें, मतलब आयंस में जो कंसंट्रेशन होगा, आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा उससे कुछ रिलेटेड होना चाहिए, है ना? वो सेल जिनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हो जहां पे एनोड और कैथोड पे आयंस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो आप डिटेल में। मुझे एक चीज समझ में आती है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है? सेल का जो पोटेंशियल होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, और तीसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मान लो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, और सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन ने इलेक्ट्रोड भी जो ली है वो भी सेम है। क्या सेल काम करेगा? अगर मैं सेल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? बाय कंबाइनिंग टू इलेक्ट्रोड्स। और मान लो दोनों इलेक्ट्रोड मैंने सिल्वर की ले ली, एजी और एजी, दोनों इलेक्ट्रोड मैंने किसकी ले ली? सिल्वर की ले ली। अब अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर की ले लूंगा तो क्या सेल काम करेगा? क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर यहां पर ये सेल काम कर सकता है एक कंडीशन पे। कब? जब एनोड हाफ सेल का और कैथोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन अलग अलग कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन क्या कर दूं? डिफर कर दूं। वो सेल जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन अलग अलग हो, वो सेल जिसमें कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो वो अलग अलग हो, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में जो मेटल इलेक्ट्रोड होती है वो तो सिमिलर रहती है, वो क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी।
पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ रही है? तो सेल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे पहले यहां पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। when two similar metal electrodes having difference in concentration of ions in solution, when two similar metal electrodes having difference in concentration of ions, when two similar metal electrodes having difference in concentration of ions in solution are combined, then the cell formed is known as concentration cell. Then the cell formed is known as concentration cell. अब इधर देखो, अगर मैं इस सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो दोनों हाफ सेल पर, या मैं कह दूं दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। दोनों हाफ सेल पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों हाफ सेल पे शी कनेक्टेड है। मतलब मैं कह सकता हूं दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड सेम ले रहा हूं और सेम कंडीशन पे ले रहा हूं, स्टैंडर्ड स्टेट पे ले रहा हूं, क्या सेल काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दी, मतलब दोनों में कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार, है ना? तो सेल तो काम नहीं करेगा। पर एक कंडीशन यहां पर अगर मैं हल्की सी चेंज कर देता हूं, सेल काम करने लग जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। भले ही आप दोनों हाफ सेल में सेम इलेक्ट्रोड ले लो, फिर भी सेल काम करेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? कंसंट्रेशन में एनोड पे मान लेता हूं C1 मोलर, और यहां पर मान लेता हूं C2 मोलर। प्रेशर H2 गैस का मैं मान लेता हूं P1, और H2 का यहां पर कैथोड पे मान लेता हूं P2। ये सेल डेफिनेटली काम करेगा। कैसे काम करेगा देखते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे क्या निकालना है, सेल का पोटेंशियल निकालना है। सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एनोड हाफ सेल लिखेंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का होगा। तो मैं कह सकता हूं H2 गैस गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सामने क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा 0 वोल्ट। कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। अब यहां पर क्यों है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा सामने, कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सेल रिएक्शन मिलेगी। बता सकते हो ऐड करने पर क्या मिलेगा? बोलो ना, लड्डू मिलेगा। एक सेकंड चेक करता हूं, लड्डू मिलेगा क्या? सही में लड्डू मिल रहा है? तो ऐसा नहीं लग रहा सर, नीलवट्टा सन्नाटा नजर आ रहा है यहाँ तो। सब कुछ उड़ जाएगा यहाँ पर, तो सब कुछ उड़ जाएगा ना। तभी तो देखो सेल पोटेंशियल 0 आ रहा है लड्डू। अब इधर देखो, H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। सुनो इधर ध्यान से, डेफिनेशन लिखवाइए मैंने। व्हेन टू सिमिलर इलेक्ट्रोड्स, सेम लिखवा देता तो मैं बोल देता सबकी चीजें और जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्या है, सेम है। कंसंट्रेशन भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, इसलिए सिमिलर लिखवाया, है ना?
सिमिलर का मतलब क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड तो सेम ही है पर कंडीशन क्या है, अलग अलग है, इसलिए सिमिलर बोल दिया मैंने। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको काट नहीं सकता, इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कैंसिल कर सकता? क्योंकि आप खुद देखो ये H2 गैस कौन सी वाली है, एनोड वाली, मतलब प्रेशर कितना है इसका P1, तो इसका कितना होगा P2, नहीं कैंसिल कर सकता। ये H प्लस कौन सा वाला है, कैथोड वाला, कैथोड पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है C2, तो ये हो जाएगा C1, कैंसिल नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? अगर सब उड़ा देता फिर तो सब साफ हो जाता है ना। और यहां पर अगर मैं बात करूं ई नॉट सेल की, तो ये तो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि सपोज करो यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड लेता, यहां पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड लेता, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.80, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.80, ऐड करता 0 आ जाता। इसका एक मतलब यह है कि कंसंट्रेशन सेल में ऑलवेज ई नॉट सेल क्या होगा 0। अच्छा मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल 0 या ई सेल 0? ई सेल 0। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, क्या लिखूं बताओ, H प्लस की पावर, अगर H प्लस की पावर 2 ऊपर लिखूंगा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, फिर काट के बैठ जाओगे। तो क्या करूंगा मैं, C1 लिख देता हूं, C1 स्क्वायर इंटू P2 की पावर 1 अपॉन, यहां क्या लिखूं नीचे, C2 स्क्वायर P1 की पावर 1। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो ई नॉट सेल है ये होता क्या है, राइट माइनस लेफ्ट। ये क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, और दोनों मेटल इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं ई नॉट सेल इज ऑलवेज 0। किसके लिए, फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट केस की स्टडी कर रहे हैं, देखते जाना और जवाब देते जाना। मुझे एक बात बताओ, इफ P1 is equals to P2 but C1 not equal to C2, अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिखूं मैं, फटाफट बोलो। ई सेल इज इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर। ये P1 P2 तोड़ जाएंगे क्योंकि बराबर है। अच्छा मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, अब इतना समझ में आ रहा है? ये क्या बना रहा हूं मैं, सेल बना रहा हूं, और ये क्या लगा दिया मैंने, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनते जाना, ये कंसंट्रेशन सेल है, यहां पर मान लो मैंने मेटल M की रॉड ली है, तो यहां पर भी मेटल M की रॉड लूंगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर कुछ आयंस का कंसंट्रेशन होगा और यहां पर भी कुछ आयंस का कंसंट्रेशन होगा। मैंने मान लिया यहां पे कंसंट्रेशन है C2 और यहां पे कंसंट्रेशन है C1, ठीक है, यहां पर C1 है, यहां पर C2 है, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, मुझे पता है कि कंसंट्रेशन मुझे क्या रखना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी ये सेल काम करेगा। ये बात समझ में आती है? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैंने क्या माना, C2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अब ये C2 को क्या बनाऊं, एनोड बनाऊं या कैथोड बनाऊं? ऐसे मत सोचना कि सर देखो राइट साइड में है तो ऑलवेज क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, नहीं। इसको एनोड बनाऊं या कैथोड? रीजन भी पता होना चाहिए, क्यों कैथोड? क्या रिडक्शन हो रहा है तो, हाँ क्या कह रहे हो? एक तरीका तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ रहा है, पर कॉन्सेप्चुअल चाहिए मुझे आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही चाहिए था मुझे पॉइंट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आयंस का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा
तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे होता है। वापस से सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? मैंने बोला था इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो मैंने ये पूछा कि किसको बनाऊं एनोड और किसको बनाऊं कैथोड, ठीक है। अब C2 की अगर अपन बात करें तो मेटल आयन का कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? C2 में। और याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फिजिबिलिटी में भी समझाया था, और ये पॉइंट जो है वो केस 1 का है, एप्लीकेशन नंबर 1 का है। मैंने वहां पर डिराइव करा था, डिड्यूस करा था कि मेटल आयन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा ज्यादा, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे, मतलब इसको बनाऊंगा कैथोड। मतलब कह सकता हूं अगर C2 होगा ज्यादा मतलब इसका SRP भी होगा ज्यादा, मतलब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कहां पर होता है? रिडक्शन कहां पे होगा? कैथोड पे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसको क्या बनाऊंगा? कैथोड। तो ये क्या हो जाएगी? एनोड। ठीक है। अब मैथमेटिकली समझ लो। मुझे एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है आपको? ये सेल स्पॉन्टेनियसली कब वर्क करेगा? जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए? पॉजिटिव। पर इसका एक्सप्रेशन नेगेटिव नजर आ रहा है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए C1 बड़ा रखूं या C2? C1 बड़ा रखूं या C2? अगर C2 बड़ा रखूंगा तो लॉग का जो नंबर है वो 1 से छोटा आ जाएगा, और 1 से छोटा नेगेटिव हो जाएगी लॉग की वैल्यू। लॉग 0.1 -1 होता है। मतलब अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो लॉग की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर ई सेल पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। ये बात समझ में आती है? अब आप मुझे बताओ आपने ज्यादा किसको लिया था, C1 या C2 को? C2 को ज्यादा लिया। और C2 किसका कंसंट्रेशन है? देखो यहां पर कैथोड पे H+ का कंसंट्रेशन है, हेंस प्रूव्ड। C2 को अगर ज्यादा लोगे तो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, और C2 क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन क्यों करेगा? आप देखो C2 किसका कंसंट्रेशन है? कैथोड के आयंस का कंसंट्रेशन है, मतलब कैथोड बनाऊंगा मैं इसको। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो अपन यहां पर कह सकते हैं यहां पर अपन बोल सकते हैं इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 इंप्लाइज ई सेल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज डेल्टा जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। द गिवन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा? इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 नॉट इक्वल टू P2। तो अगर एक्सप्रेशन की बात करूं तो बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखूं? ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन। अब थोड़ा दिमाग लगा के आप ही जवाब दे दो, अगर सेल को स्पॉन्टेनियसली वर्क करना है मतलब P1 ज्यादा है या P2? P1 ज्यादा। और ये P1 किसका प्रेशर है? एनोड का या कैथोड का? एनोड का। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर सेल को स्पॉन्टेनियसली वर्क कराना है तो एनोड का प्रेशर होना चाहिए ज्यादा, और कैथोड का कंसंट्रेशन होना चाहिए ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? और याद करो मैंने बताया था सेल का पोटेंशियल जो होता है वो प्रेशर और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है? और अगर इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो यहां पर पोटेंशियल पता है किसके कारण आ रहा है? सिर्फ कंसंट्रेशन के कारण है, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म है ये। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ई नॉट सेल तो 0 हो चुका है यहां पर। क्लियर है बात सभी को? कॉपी करो इसको।
लिख लिया? लिखो फिर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो कंसंट्रेशन सेल में अगर मैं बात करूं, एक मिनट इधर देख लो, फिर लिखना अच्छे से। हाँ, कंसंट्रेशन सेल में बात करूं तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन सेल का मतलब समझ में आना चाहिए। दो इलेक्ट्रोड्स क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। और अगर दो इलेक्ट्रोड सिमिलर हैं, सिमिलर समझ रहे हो ना क्यों बोल रहा हूं सिमिलर? कंसंट्रेशन इनका डिफरेंट है इसलिए सिमिलर बोल रहा हूं। और अगर दो इलेक्ट्रोड सिमिलर है मतलब ई नॉट सेल क्या होगा? जीरो। बस। और कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, ये वही चीजें हैं सारी जो अपन करते हुए आए हैं। रिएक्शन लिखो, नर्स इक्वेशन अप्लाई करो, रिएक्शन लिखो, नर्स इक्वेशन अप्लाई करो, बस। और सिर्फ एक और छोटा सा पॉइंट याद रख लेना, अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछ ले, डायरेक्टली, अगर सेल को काम करना है तो प्रेशर किसका ज्यादा होना चाहिए? एनोड का। और कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होना चाहिए? कैथोड का। कॉपी करो इसको, और कुछ भी याद नहीं रखना है यहां पर। यहां पर n की वैल्यू 2 इसलिए आई है क्योंकि आप देखिए यहां पर एनोड पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस्ट हो रहे हैं, और कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ट्रांसफर कितने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां पर n की वैल्यू 2 आई है। लिख लिया? हाँ, मैंने गलत लिख दिया। द गिवन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे अपन। आप लोग चालाकी से नहीं लिख रहे थे क्या? तो समझा तो दिया, तो लिख लेना चाहिए ना अब तक तो। समझ समझ के लिखने का मतलब पता है क्या होता है? साइमल्टेनियसली समझो भी और लिखो भी। अगली बार क्या, अब तो चैप्टर ही खत्म होने को आ रहा है, अगली बार क्या करोगे? क्या? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं नौकर किस्म का इंसान हूं। नहीं। क्या? ऑलवेज जीरो होगा। लॉजिकली खुद सोच लो आप। जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी जिंक की इलेक्ट्रोड है। राइट माइनस लेफ्ट करोगे और एसआरपी ही करोगे, तो एसआरपी की वैल्यू सेम रहेगी जिंक के लिए। ऑलवेज जीरो होगा। यहां पर ये सिर्फ अपन ने एग्जाम्पल ले लिया था। हाइड्रोजन का इसलिए एग्जाम्पल लिया मैंने, इससे एक चीज और समझ में आ जाएगी, प्रेशर वाली टर्म भी समझ में आ जाएगी। अगर कोबाल्ट वोबाल्ट ले लेता ना तो प्रेशर वाली टर्म ही नहीं आती वहां पर। तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से अपन दोनों केस स्टडी कर सकते हैं।
इसलिए एग्जाम्पल लेकर समझाया। वैसे तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन भी करते हैं ना, तब भी बन जाता। पर ठीक है यार, बहुत टाइम है, टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या? तो वही तो कह रहा हूँ, टाइम बहुत है अपने पास अभी। उधर से आया कहीं से। मिटा दूं ये? बहुत तो टाइम है, पर इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराना है, और फिर मैं इस हालत में नहीं रहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करा सकूं। है ना? क्या? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? इसके बाद कोई चैप्टर ही नहीं बचेगा तो क्या पढ़ाऊंगा मैं? 11th आपकी अभी शुरू होगी ना ऑर्गेनिक की? अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, आपके टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही है, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है। बाहर लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया वो। जो मैं बता रहा हूँ ना, अपडेटेड न्यूज बता रहा हूँ आपको। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आपके टेस्ट में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, 3 चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस। क्या कह रहे हो? हाँ, शायद तक अभी तो 180 वाला ही आएगा, है ना? पर जल्दी वो पैटर्न आपके उसमें आ जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा पैटर्न, है ना? अभी जितने भी मेजर हो रहे हैं उसमें वही पैटर्न आ रहा है, 3 hour 20 minutes का। माइनर जल्दी उसी मोड में आ जाएगा, है ना? वो क्या धीरे धीरे क्या अडेप्ट कर रहे हैं ना सारी चीजें, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली इस पेपर में नहीं, नेक्स्ट पेपर में हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिख रहा हूं। आपको यहां पर निकालना क्या है, ई सेल निकालना है, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन लिखिए आगे, द पीएच ऑफ टू एसिड सोल्यूशन, द पीएच ऑफ टू एसिड सोल्यूशन, the pH of two acid solution HX and HYR, the pH of two acid solution HX and HYR, 5 and 3 respectively, 5 and 3 respectively। हो जाएगा सॉल्व? करो। सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं मिटा रहा, पीछे से क्यों मिटा रहा? ये इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि ये एक्सप्रेशन वापस वापस मैं कॉपी कर दूंगा वहां पर, सिर्फ यहीं पे तो वैल्यूज डालनी है।
हाँ बिल्कुल, काय का नेचर। हाँ तभी तो बोला जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा। हाँ पीएच से क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं? निकालो फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ HX एसिड इज 10 टू द पावर -5 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ HY एसिड इज 10 टू द पावर -3 मोलर। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर प्रेशर के बारे में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, बाय डिफॉल्ट 1 एटीएम लेंगे बाय डिफॉल्ट, बताया था मैंने सेकंड एप्लीकेशन में। अगर हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कुछ भी ना बोला जाए 1 एटीएम ले लेना। अब एक काम करो, P1 P2 क्या है बराबर, तो एक चीज समझ में आती है, यही वाला तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.06 ले लें डिवाइडेड बाय 2 लॉग C1। C1 क्या है, एनोड का कंसंट्रेशन। C1 क्या है, एनोड का कंसंट्रेशन। एनोड पे कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -5। भाई HX जो एसिड है वो कहां पर है, एनोड पे है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2 किसका कंसंट्रेशन है, कैथोड का, तो कैथोड पे कंसंट्रेशन H प्लस का कितना है, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? आप ऐसे कर सकते हो, ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा और आगे आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ये हो जाएगा -0.03 लॉग, ये हो गया 10 टू द पावर -10, ये हो गया 10 टू द पावर -6, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, -4 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जगह होगा 12, तो ये हो जाएगा 0.12 वोल्ट। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। एक क्वेश्चन घर से करके लाना। आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। और मजेदार बात पता है क्या है, मजेदार बात यह है कि यहां पर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। मतलब तुक्का लगाने में आसानी हो जाएगी आपको। हो जाएगा ये सॉल्व, कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन जो है कौन से सेल का है, ये क्वेश्चन जो है कौन से सेल का है, कंसंट्रेशन सेल है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सही चीज बता रहा हूं मैं आपको। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे पहले आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.059 लेकर करोगे, घोचू यहाँ पर RT/NF के टर्म्स में, है ना? तो इसका आंसर तो आप 2 मिनट में निकाल दोगे, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं निकालना है ना? करके आना घर से, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। और ये पता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, एम्स में पूछा गया ये। हेडिंग लिखेंगे, क्या? इधर देखो पहले, पढ़ तो लो पहले। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन को पढ़ना है
इलेक्ट्रोलिसिस। इसको और क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं कहते घोंचू, वोल्टामीटर कहते हैं, है ना। अब इधर सुनो ध्यान से, इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन खत्म हो चुका है ना। एक छोटा सा टॉपिक है रिवर्सिबल सेल करके। रिवर्सिबल सेल अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, अब इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन शुरू कर रहे हैं, थर्ड सेक्शन। और आपको पता चल गया होगा ये जो सेकंड सेक्शन था ये बहुत वास्ट था। बहुत दिनों से अपन सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन ही सीख रहे हैं, है ना। आज का भी आधे से ज्यादा लेक्चर हो गया, कल भी पूरा लेक्चर निकल गया था, परसों भी पूरा नर्स्ट इक्वेशन में निकला था, है ना। तो उससे पहले भी नर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखवा दी थी, मतलब करीबन ये तीन चार लेक्चर से चल रहा है ना। अब सेकंड सेक्शन खत्म होता है इस चैप्टर का, लास्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने आपको बताया था दो सेल पढ़ेंगे, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपन को पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का एक और नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपने पढ़ रखा है क्या पहले? हाँ, पढ़ रखा है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलिसिस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब पढ़ रखा है आपने, इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब अगर इन दोनों के मतलब को कंबाइन करता हूं तो इसका मतलब निकल कर आता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेक डाउन। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेक डाउन किसका होगा? आपका या मेरा? इलेक्ट्रोलाइट का। आयन का कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा। किसका ब्रेक डाउन होगा? इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन किस में होगा? आयंस में। आयंस कौन कौन से मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट से? कैटायन और एनायन। ये बात समझ में आ रही है? मतलब होता क्या है, जब अपन किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है? केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। और इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बात करें, सिंपल वर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन होगा? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए या मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, फ्यूज्ड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी अपन किसी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो अपन को क्या ऑब्टेन्स होंगे? आयंस ऑब्टेन होंगे। आयन कौन कौन से ऑब्टेन होंगे? एक होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। और इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यह बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलिसिस जिस डिवाइस में कराया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले नहीं समझाया, मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रोलाइसिस बताया। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस डिवाइस में होता है, जिस डिवाइस में कैरी आउट कराते हैं उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बात समझ में आ रही है? तो जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें लिखना, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the chemical decomposition of an electrolyte, the chemical decomposition of an electrolyte when electricity the chemical decomposition of an electrolyte when electricity is passed through its aqueous solution, when electricity is passed through its aqueous solution, ब्रैकेट में लिखना, और इन मोल्टन स्टेट, ब्रैकेट में लिखेंगे और इन मोल्टन स्टेट
through its aqueous solution or in molten state. When electricity is passed through its aqueous solution or in molten state, bracket close, bracket close, is known as electrolysis, is known as electrolysis. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में लिखना, the device in which electrolysis is carried out, the device in which electrolysis is carried out is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझते हैं. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कंटेनर में, ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं यार, ये कहां पर डिस्कस करी थी, जब अपन ने कंडक्टेंस टर्म पढ़ी थी. इधर देखो, अगर मैं इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, तो आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, है ना. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि फिनोमिना क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेकडाउन, है ना. तो फिनोमिना क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी. अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए मुझे यहां पर क्या डिप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड डिप करनी पड़ेगी, है ना. मुझे यहां क्या डिप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा. तो मैंने क्या करा, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दी. मैंने क्या डिप कर दी, 2 इलेक्ट्रोड यहां पे क्या डिप कर दी, पूरी डिप कर दी. समझ रहे हो ना कैसे डिप करी है, पूरी डिप करी है ना. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सुनते रहना. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले लेता हूं, एक्वस सोल्यूशन ले लेता हूं और इलेक्ट्रोड्स भी डिप कर देता हूं, क्या इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा? नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा. अब क्लोज लूप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर बाहर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा. तो मैंने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स भी लगा दिया, और यहां से दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी, है ना. अच्छा, मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में पास होगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, पास होगी या नहीं होगी? होगी. क्या क्लोज लूप बन गया? देखो ना, वायर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड, वायर. मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर क्लोज लूप बन चुका है. बाहर मैंने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स भी लगा दिया. ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं. इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में जाएगी? ऐसे. और आएगी कैसे? ऐसे. समझ रहे हो ना कैसे? अच्छा. अच्छा, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो बाहर से अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं. यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा उसका क्या कर रहे हैं अपन, ब्रेकडाउन कर रहे हैं. ठीक है. तो जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और यहां पे कौन सा फिनोमेना हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन जहां पर होता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. मुझे एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल. मतलब ये भी क्या है, एक सेल है. बताया था मैंने, भले ही कोई सा भी सेल हो दुनिया का, हमेशा 2 इलेक्ट्रोड्स का क्या होगा, वहां पर कॉम्बिनेशन होगा.
पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे एक चीज समझ में आती है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या करा रहे हैं अपन, ब्रेकडाउन करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर। मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन किसमें होगा, आयंस में। आयन कौन कौन से मिलेंगे, कैटायन और एनायन। ये चीज समझ में आती है। अब ध्यान से समझते रहना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा आयंस का। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आयंस का ब्रेकडाउन होगा। अपन को क्या मिलेंगे, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये चीज समझ में आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा लगा के जवाब देना, और सारी चीजें देखना आप ही जवाब दे पाओगे। ये कैटायन है, ये एनायन है ना। मुझे एक बात बताओ, कैटायन पॉजिटिव, ये किस टर्मिनल की तरफ मूव करना चाहेगा, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, कौन से टर्मिनल। याद करो फिजिक्स में कौन सा पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को, और नेगेटिव नेगेटिव को। तो मैं कह सकता हूं ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है कौन सी टर्मिनल पर जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। मतलब कह सकता हूं ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर, बोल सकता हूं ऐसे। तो आप मुझे बताओ, अगर कैटायन जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर, कैटायन जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर, तो आप मुझे बताओ कैटायन यहां पर जाके करेगा क्या, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। मेटल कैटायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो आप मुझे बताओ रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे या एनोड पे। हाँ, मतलब मैं कह सकता हूं कैटायन जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे जाके क्या करेगा, रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे बताओ कैथोड कौन सा टर्मिनल। सर पहले बताया था कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है, आप ये गलत बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। और ये चीज आप पता है हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हो, और सिर्फ आपको यही याद है, कैथोड और एनोड डिसाइड नहीं करते हैं कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आ रही है। कैथोड किस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहां भी रिडक्शन होगा वो कैथोड, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड। कैथोड और एनोड का कोई लफड़ा नहीं है साइन के साथ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये। कैटायन, कैटायन कौन से टर्मिनल पर जाएगा, नेगेटिव, आपने बताया था। मतलब ये यहां पर जाएगा। अब अगर ये यहां पर जाएगा तो यहां पर जाके क्या करेगा, रिडक्शन, क्योंकि कैटायन का ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो कैटायन जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे जाके क्या करेगा, रिडक्शन। और कैथोड कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब आप मुझे बताओ एनायन कौन से टर्मिनल पर जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब एनायन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पर। अच्छा मुझे बताओ एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे या कैथोड पे। एनायन जाएगा एनोड पे, और एनोड पे जाके करेगा ऑक्सीडेशन। और एनोड कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब मैं कह सकता हूं जो साइन होगा एनोड और कैथोड का, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट ऑपोजिट होगा, बोल सकता हूं ऐसे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, इसको याद कैसे करेंगे, क्या लोन याद है, याद है ना लोन। मतलब लोन से वहां पर अपन सारी चीजें प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे, एनोड कैसा टर्मिनल, नेगेटिव। तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि ये जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट होगा, है ना। या ऐसे करो, एक और तरीका है, सी से सी मिलाओ आंसर पाओ। कैटायन जाएगा कैथोड पे, और एनायन जाएगा एनोड पे। ए से ए मिलाओ आंसर पाओ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जस्ट ऑपोजिट टर्मिनल होंगे, मतलब वहां पर जो एनोड था वो कैसा टर्मिनल था, नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। कैथोड वहां पर क्या था, पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अब किसी को दिक्कत है तो बोलो। याद हो गई सारी चीजें, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। और ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि एनोड और कैथोड का कोई टर्मिनल से लफड़ा नहीं है, क्लियर है। और एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको, जब भी अपन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाते हैं ना, एक्सटर्नली बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिस भी सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, हमेशा वहां पर कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा।
अभी तक जितने भी आपने पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस तक, जितने भी सेल आपने पढ़े ना, हर जगह बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया जा रहा था, इसलिए आप यही पढ़ रहे थे। और अगर गैल्वेनिक सेल की बात करूं, गैल्वेनिक सेल में कहीं भी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगाया था। वहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही थी, और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी या केमिकल चेंजेस नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, और वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो रही थी। जस्ट ऑपोजिट। और याद करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने यह भी बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर अपन को क्या मिलेंगे, केमिकल चेंजेस दिखाई देंगे। केमिकल चेंजेस मतलब यहां पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एक और डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, अभी अपन ने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला इस कंटेनर में, सर इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रांग होगा, वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका तो ब्रेकडाउन होगा। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर करवा क्या रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सपोज करो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया KCl, या मान लो NaCl ले लिया। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूट जाएगा वो तो, ब्रेकडाउन तो हो जाएगा। तो फिर सर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर करवा क्या रहे हो, वो तो पहले से ही ब्रेक हो चुका है। सुनना ध्यान से, आयंस में तो डेफिनेटली टूटेगा, आयंस में डेफिनेटली टूटेगा, पर आप मुझे बताओ, क्या टूटने के बाद अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा? नहीं होगा। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। देखो, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट NaCl का सोल्यूशन कंटेनर में डाल दिया, तो NaCl Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। ये जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। पर जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से इलेक्ट्रोलाइट का परमानेंटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर फ्यूज्ड NaCl लेता हूं, फ्यूज्ड NaCl मतलब पानी नहीं है, पिघला हुआ है NaCl, तो Na+ कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। Cl- कहां पे डिपॉजिट होगा, एनोड पे। और ये डिपॉजिट हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? पर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता हूं, तो ये टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, डिपॉजिट नहीं होंगे, डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर अगर अपन बात करें, ये कैटायन यहां पर जाके क्या कर लेगा, अपना चार्ज लूज कर लेगा, मतलब मैं कह सकता हूं डिस्चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और आप खुद देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस कैटायन का इलेक्ट्रॉन कहां गया, ये एनायन लेकर भागा। इमेजिन करो, इससे लिया और ये लेकर भागा इधर। बात समझ में आ रही है? और यहां पर ये पार्टिकल्स जो हैं डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। दूसरी चीज, डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज और डिपॉजिट का मतलब एक ही होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये चार्ज है, चार्ज है ना, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज है, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? कॉपी करो इसको। तो यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, है ना, और एक और बार रिकॉल कर लेंगे। थैंक यू।